हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावड़ी। लास्ट कुछ एपिसोड्स में हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें हमने थोड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात की और उसी के साथ साथ हमारी एक सीरीज और चल रही है जिसमें हम कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं एंशंट और मिडाइवल पीरियड से, क्योंकि हमने प्रीलिम्स के पेपर में अक्सर देखा है कि शब्दों के मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा इस सीरीज का जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए शब्दों को कवर किया था, लेकिन कुछ शब्द थे जो अधूरे रह गए थे, बाकी रह गए थे, रिमेनिंग थे, जिन्हें मैं आज के पर्टिकुलर एपिसोड में कवर करूंगी। इसमें हम बहामनीज के समय से जुड़े हुए कुछ शब्दों को देखेंगे, मुगल पीरियड से जुड़े हुए वर्ड्स को देखेंगे। मैंने कोशिश यही की है कि कुछ शब्द जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं वो रिपीट होते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी उनका इस्तेमाल हो रहा था, मुगल्स के समय पर भी, तो उन्हें मैंने अवॉइड किया है क्योंकि मैं उन्हें दिल्ली सल्तनत के अंडर पहले ही पिछले एपिसोड में कवर कर चुकी हूँ। अब हम फर्दर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो विजयनगर एम्पायर था, जिससे जुड़े हुए शब्दों को मैंने कवर किया था। अब विजयनगर एम्पायर जहां डीप साउथ में रूल कर रहा है, वहीं उसी समय विजयनगर एम्पायर के कंटेम्प्ररी हमें बहामनीज देखने को मिलते हैं और बहामनीज से जुड़े हुए कुछ शब्दों को अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप ये जो पर्टिकुलर स्लाइड देख रहे हैं या फिर ये जो पीपीटी आप देख रहे हो, आप यहाँ पर ये वर्ड्स का पूरा कंपाइलेशन देख रहे हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर, जो एडुकेटर्स की कम्युनिटी है। प्लस नहीं बल्कि नॉन प्लस लर्नर्स भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी इसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अब थोड़ा सा वर्ड्स पे फोकस करते हैं। हर बार नए शब्द, ऐसे शब्द मैंने हटाए हैं जो रिपीट हो रहे हों, जैसे कि इक्लिम। बहामनीज के समय में हमें प्रोविंस के लिए जो शब्द देखने को मिलता है वो है इक्लिम। हम जानते हैं कि प्रॉपर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़े किंगडम को टेरिटोरियली डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आप भारत को ही ले लो, आज का भारत जो है उसको भी टेरिटोरियली बांटा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की आपको यहाँ नजर आएगी। पहले हम भारत देखते हैं, उसके बाद राज्य स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी मौजूद हैं। स्टेट्स जो हैं वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें उसके अंदर आपको गांव, शहर, ये सब देखने को मिलेंगे। और हर टेरिटोरियल डिवीजन पर कोई ना कोई मंत्री भी है, कोई मिनिस्टर है, या फिर कोई, मान लीजिए कोई उस पर्टिकुलर लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपको दिख जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। आप स्टेट लेवल पर जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं। आप इंडिया लेवल पर आते हैं तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, ऐसा करके। तो यहाँ बहामनीज क्या कर रहे हैं, बहामनीज जो है प्रोविंस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं इक्लिम। ये जो इक्लिम है, ये प्रोविंसीज फर्दर बटी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम शीक कह रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट्स को शीक भी बोल सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार भी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लिए दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कैसे ये जो शीक्स है ये फर्दर हजारी और सदी, हजारी मतलब 1000 विलेजेस के यूनिट्स और 100 विलेज के यूनिट्स में बटे हुए हैं। यानी हमें परगाना नहीं नजर आ रहा है, परगाना वर्ड यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर इक्लिम, शीख, हजारी यानी हजार, और सदी, षड, सड़ी, ऐसे करके 100, तो 100 विलेजेस का एक ग्रुप हम देख सकते हैं जिसे हम सड़ी या सदी कह रहे हैं, और हजारी जो है ये वर्ड हम 1000 विलेजेस के ग्रुप को कह रहे हैं। इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो मिलकर डिस्ट्रिक्ट यानी शीक या सरकार बनाते हैं, और बहुत सारे शीक या सरकार मिलकर इक्लिम या प्रोविंस बनाते हैं, और सभी प्रोविंसीज मिलकर बहामनी किंगडम बनाते हैं। इस प्रकार से आप डिवीजन देखेंगे। इसी के बाद जब हम बहामनीज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, तो बहामनीज के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दो प्रकार के मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे।
दो प्रकार के नोबल्स देखने को मिलेंगे, एक है दक्कनी और दूसरे हैं अफाकीस या फिर जिन्हें हम गरीब कह सकते हैं। देखिए, अफाकीस या गरीब कौन है? ये ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो बहामनी के नेटिव नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं, यानी कि ये बहामनी किंगडम में आकर बस गए हैं, नोबिलिटी क्लास का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन आए ये बाहर से, माइग्रेट होकर आए होंगे, ईरान, इराक, ट्रांसोक्सियाना जैसे एरिया से आए होंगे। अफाकीस शब्द का ही अपने आप में मतलब यूनिवर्सल होता है। तो इन लोगों का अपना कोई ठिकाना नहीं है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये किंगडम में, नए किंगडम में एंटर होते हैं, वहां जगह बनाते हैं। तो ये अफाकीस है। हम इन्हें गरीब भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ दक्कनी मिनिस्टर्स हैं। ये मिनिस्टर्स वो हैं जो एक तरह से पुराने मंत्री हैं, जो बहुत समय से बहामनी किंगडम में हैं और इनमें से बहुत से बहामनी किंगडम के ही नेटिव लोग हैं। आपने यहाँ पर बहामनीज के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के बारे में सुना होगा, महमूद गवन। महमूद गवन की जब हम बात करते हैं तो महमूद गवन भी अफाकीस या गरीब में ही काउंट होते थे और इन्हें दक्कनीज पसंद नहीं करते थे। काफी बार बहामनी किंगडम में दक्कनीज और अफाकीज जो है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, जिसकी वजह से बहामनी किंगडम में इंटरनल डिस्टरबेंस आपको हमेशा नजर आएगी। इवन महमूद गवन तो इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको दिखते हैं कि सभी मिनिस्टर्स ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और उन्हें मरवा दिया था। महमूद गवन के वजह से ही बहामनी किंगडम अपने एपेक्स पॉइंट पर पहुंच पाया था। और महमूद गवन ही वो हैं जिन्होंने बहामनी किंगडम में थोड़े टेरिटोरियल डिविजन्स में चेंजेस लाए थे। यानी महमूद गवन से पहले तो आप इस तरह का डिवीजन देखोगे, लेकिन महमूद गवन के बाद क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो किंगडम है इसको प्रोविंसीज में बांटा। और ये जो प्रोविंसीज हैं, इन प्रोविंसीज के लिए जो वर्ड यूज किया वो है तरफ। ये जो तरफ्स हैं, ये मिलिट्री पावर भी होल्ड करती है। मतलब इन तरफ्स के ऊपर जो प्रोविंशियल हेड होगा या गवर्नर होगा वो तरफदार कहलाएगा। और ये जो तरफदार होंगे, ये इन प्रोविंसीज को सिर्फ एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, बल्कि इन प्रोविंसीज के लिए अलग से आर्मी यूनिट या मिलिट्री यूनिट जो है वो भी मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब अब ये जो तरफ्स हैं या फिर प्रोविंसीज हैं, ये मिलिट्री ट्रेट्स भी होल्ड करती हैं। ये महमूद गवन के समय में ही देखा गया था। तो ये एक वर्ड हम ध्यान रखेंगे, दैट इज तरफ। तरफ शब्द का इस्तेमाल भी प्रोविंस के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन इक्लिम से तरफ अलग कैसे है कि तरफ जो है इसमें मिलिट्री ट्रेट्स भी हैं। इसमें जो तरफदार यानी गवर्नर होता है वो मिलिट्री यूनिट भी उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए मेंटेन करता है। और जब राजा को जरूरत पड़ेगी तो ये सभी तरफदार अपनी अपनी आर्मी या मिलिट्री यूनिट्स राजा को दे देंगे। इसी तरह से जब हम विलेज लेवल पर आते हैं, यानी कि जब हम लोकल लेवल पर आते हैं, तो वहां पर हमें बलूटेदार मिलते हैं। बलूटेदार इज अ टर्म जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं गांव में रहने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। जैसे हमें बार्बर मिलते हैं, नाई मिलते हैं, कुम्हार यानी पॉटर्स, कारपेंटर्स, लकड़ी का काम करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग जो गांव में अपना अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं और गांव के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, इन्हें कलेक्टिवली बलूटेदार कहा जाता है। टोटल 12 थे ये, और इनकी जो ऑक्यूपेशन थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी। इसी तरह से आपको विलेज हेडमैन के रूप में पाटिल मिलेंगे। पाटिल विलेज गांव के मुखिया को कहा जा रहा है। वही गांव में जो अकाउंटेंट होते हैं, जो गांव की पूरी अकाउंट्स की जानकारी रखते हैं, उनको कुलकर्णी कहा जा रहा है। और आज अगर आप आज देखोगे तो आज इन शब्दों का इस्तेमाल एज सरनेम किया जाता है। यानी किसी का सरनेम अगर पाटिल या कुलकर्णी है तो उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो गांव के मुखिया या अकाउंटेंट्स रहे होंगे। जब हम बहामनीज के समय की मिलिट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर दो नए शब्द मुझे मिले, एक सिलहदार और दूसरा बर्बरदार। बर्बरदार सेना की उस टुकड़ी को कहा जाता है जो कभी ठहरती नहीं, हमेशा मूव करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। वहीं सिलहदार सेना की वो टुकड़ी होती है जो कि राजा की आर्मरी
राजा की अपनी पर्सनल जो आर्मरी है जहाँ पर हथियार वगैरह रखते हैं उनको संभालती है, ठीक है, इंचार्ज। तो सिलहदार बेसिकली सिलहदार ऑफिस है, ऑफिशियल है, जो कि यहाँ आर्मरी का इंचार्ज है, जहाँ पर सारे तलवार वगैरह सब कुछ आर्म्स रखे जाते हैं। तो बांग्नीज में मुझे कुछ ये नए शब्द मिले जो कि मैंने यहाँ शेयर किए हैं। अब मुगल्स की तरफ बढ़ते हैं। मुगलों में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़े हों, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हो, या फिर सोसाइटी से जुड़े हों। इन शब्दों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद ये भी है कि अगर आप इन शब्दों के जरिए अपना हिस्ट्री वाला पार्ट रिवाइज कर पाए तो भी बहुत अच्छा होगा। मुगलों में जब हम बात करते हैं तो मुगल्स में हम सबसे पहले यहाँ पर बाबर को आते हुए देखते हैं। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ रहे हैं 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में वो हराते भी हैं इब्राहिम लोदी को। अब कहते हैं कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में एक तकनीक अपनाई थी जिसकी मदद से उन्होंने यहाँ पर उस युद्ध को जीता। ये जो तकनीक है, ये जो टेक्निक है, ये अपनी सेना को स्टेशन करने से जुड़ी है। मतलब पूरी बैटलफील्ड पर सेना को किस तरीके से स्टेशन किया जाए, किस तरह से उसको जगह जगह लगाया जाए ताकि युद्ध जीता जा सके, है ना। तो ये जो पूरी सेना को 3 यूनिट्स में बांटना होता है। एक यूनिट लेफ्ट साइड खड़ी होती है, दूसरी राइट साइड खड़ी होती है, और जो एक यूनिट सेंटर में खड़ी होती है। ये जो तरीका है सेना को इस प्रकार से डिवाइड करने का, इसको तुलगुमा कहते हैं, और इसका इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था। फिर हम बाबर के बारे में बहुत सी बातें पढ़ते हैं, कैसे बाबर जो है वो एक कीन नेचुरलिस्ट थे, नए नए फ्लोरा फोना जो है एक्सप्लोर करना पसंद कर रहे हैं। तुजुक आई बाबरी नाम की बुक लिख रहे हैं जो हम लिटरेचर की सीरीज में कवर करेंगे। लेकिन ही इज ऑल्सो समवन जिन्होंने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है। इसी तरह के पब्लिक और प्राइवेट बाथ्स जैसे तालाब वगैरह भी बनवाए हैं जिन्हें हमम कहा जा रहा है। बाबर के बाद अगले राजा आते हैं हुमायूं। हुमायूं नाम का मतलब है द फॉर्चुनेट वन, लेकिन मुगल सल्तनत के सबसे अनलकी राजाओं में से एक माने जाते हैं हुमायूं। हुमायूं जो हैं ये एक ऐसे रूलर थे जो कि आम जनता से कनेक्ट होना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर एक प्रक्रिया स्टार्ट की। उन्होंने एक ड्रम रखा, इस ड्रम को जोर जोर से बजाया जाता था, और सभी यहाँ पे प्रजा के लोग जिनको भी जो भी दुख तकलीफें हैं वो हुमायूं के पास आ सकते हैं अपने ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ड्रम बजाया जा रहा है, इस ड्रम को नाम दिया गया ड्रम ऑफ जस्टिस, और इस ड्रम ऑफ जस्टिस के लिए जो टर्म यूज हो रही है वो है तबल आई अदल, तबलाई अदल, ऐसे। फिर हम देखते हैं कि कैसे हुमायूं जो है उनकी सत्ता 1530 में स्टार्ट हुई, लेकिन 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी उन्हें हरा देते हैं। हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है, और दिल्ली पर अगले 15 वर्षों के लिए यानी कि 1540 से 55 के बीच हम शेरशाह सूरी को आते देखते हैं। इनके समय से जुड़े हुए भी कुछ बेहतरीन शब्द जो हैं वो हमें मिले हैं, जैसे कि कोस मीनार। मीनार का मतलब तो हम जानते हैं एक प्रकार का टावर, जैसे कुतुब मीनार। लेकिन ये कोस मीनार क्या है? ये कुछ नहीं, ये है माइलस्टोन्स। अगर आपने यहाँ पे कभी बाय रोड ट्रैवल किया है, अब तो आप देखेंगे कि ऊपर बैनर लगे होते हैं, हाँ, ग्रीन कलर के। आपको यहाँ पे दिल्ली जाना है तो दिल्ली कितना दूर है और कितना आगे चलना है, 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर दूर है, तो वो बैनर पे लिखा होता है। लेकिन पहले माइलस्टोन्स होते थे जो कि रोड के किनारे किनारे, ऐसे ये रोड है, इसके किनारे यहाँ पर ऐसे लगे रहते थे, और उन माइलस्टोन्स के ऊपर डिस्टेंस लिखा होता था, राइट। तो इसी तरह से शेरशाह सूरी के समय में भी कोस मीनारे, ये तो फिर भी छोटे छोटे हैं साइज में माइलस्टोन्स, लेकिन यहाँ पर पूरी पूरी मीनारें बनाई जा रही थी माइलस्टोन के रूप में। 4-4 मील की दूरी पर
यहाँ पर ये कोस मीनारें होती थी। एक कोस 4 मील, तो एक-एक कोस की दूरी पर आपको ये मीनारें मिलेंगी, कोस मीनारें। तो जैसे हम मीनारों के बारे में पढ़ते हैं, तो मीनारें सिर्फ किसी को कोमेमोरेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए ही नहीं बनाई गई। इस तरह से मीनारों का इस्तेमाल डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी किया गया है। शेरशाह सूरी वॉज ऑल्सो समवन जिन्होंने ट्रेड जो है उसको बहुत ही एनकरेज किया है। अब ट्रेडर्स जो हैं वो रस्तों से गुजरते हैं, बीच में उन्हें रेस्ट हाउसेस की ज़रूरत है। तो रेस्ट हाउसेस के रूप में शेरशाह सूरी के समय में बहुत से सराय बनाए गए, लगभग 1700 सराय। सराय इज़ अ टर्म जो कि रेस्ट हाउस के लिए यूज़ होती है, और मेरे हिसाब से ये रिपीट भी हो रही है, पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर बात की है। रेस्ट हाउसेस जो हैं, सराय, इनमें जो ट्रैवलर्स हैं उनको रहने की जगह मिलती है, इनके जानवरों को भोजन मिलता है, ट्रैवलर्स को भोजन मिलता है, और वो भी फ्री में। सराय के आसपास जो गांव होते हैं, उन गांवों से कलेक्ट होने वाला जो टैक्स है, उसी टैक्स का इस्तेमाल इन सराइज को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे करके सराइज के आसपास लोगों का बसना शुरू हुआ, और ये जो सराइज हैं, इनके पास टाउन्स डेवलप हो गए। आज काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बेगूसराय, मुगल सराय, ये छोटे छोटे टाउन्स हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, लेकिन ये सराइज के अराउंड ही डेवलप हुए हैं। शेरशाह सूरी के समय में एक और कमाल की चीज देखी गई है, और वो है डाक चौकी। जैसे आप लोग डाक कावड़ सुनते होंगे, जिसमें आप देखते हैं कि जो कावड़ होती है उसको एक व्यक्ति भागता है, फिर दूसरे को वो पास ऑन करता है, ठीक है, रिले रेस की तरह। तो शेरशाह सूरी के समय में जो पोस्टल सिस्टम था, वो डाक चौकीज के फॉर्म में था। यानी एक डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक घोड़ा खड़ा है, माफ कीजिए, इस तरीके से घोड़ा जो है वो खड़ा है, उसके ऊपर ऑब्वियसली सवार खड़ा है, ठीक है, और पीछे से एक घोड़ा सवार के साथ आ रहा है, वो इस सवार को पार्सल देगा, ये फिर और आगे जाएगा, आगे ऐसे ही कोई घोड़ा खड़ा होगा, उसके सवार को वो पार्सल दिया जाएगा। यानी कि लेटर हो या फिर किसी प्रकार का पार्सल हो, उसको क्या किया जा रहा है, पासिंग द पार्सल, पार्सल पास किया जा रहा है एक से दूसरे को। जैसे रिले रेस में होता है, कुछ डिस्टेंस फर्स्ट प्लेयर भागता है, फिर वो अपनी स्टिक को सेकंड पार्टिसिपेंट को दे देता है, फिर वो सेकंड पार्टिसिपेंट कुछ डिस्टेंस भागता है। इस तरह से ये पोस्टल सिस्टम सुर एम्पायर में हमें दिखता है, और यहाँ पर घोड़ों की मदद से ये किया जा रहा था। इसको हम डाक चौकी कहते हैं, पोस्टल सर्विस थी ये उस समय की। शेरशाह सूरी ही वो राजा रहे हैं जिन्होंने रुपया इंट्रोड्यूस किया था। कहते हैं रुपया टर्म इन जनरल सिल्वर के कॉइन्स के लिए वर्ड यूज होता था, लेकिन शेरशाह सूरी के समय में ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। 178 ग्रेन्स के वेट वाला सिल्वर का कॉइन रुपया कहलाएगा। तो ये रुपया भी यहाँ हम आता देखेंगे। शेरशाह सूरी के टाइम पर जो टैक्स रेट है फसल के रूप में, उसको रे कहा जाता था। मतलब कि यहाँ पर शेरशाह सूरी आपको ये बता रहे हैं कि आपने मान लीजिए गेहूं उगाए हैं, तो जो आपने प्रोड्यूस किया है उसका कितना परसेंट आपको स्टेट को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में। तो ये जो रेट होता है कि कितना देना पड़ेगा, इस रेट को, इस क्रॉप रेट को रे कहा जाता है। शेरशाह सूरी के समय में आप ये भी देखोगे। ये जो क्रॉप रेट होता था, ये जो टैक्स होता था जो कि किसानों को देना पड़ता था, इसे एक कागज के ऊपर लिख दिया जाता था, और वो जो कागज है उसे हम पट्टा कहते हैं। इसी के साथ आगे चलकर जमीन लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू हुई उन किसानों को जो लैंडलेस होते थे, और उन्हें भी पट्टा, उस सिस्टम को भी पट्टा सिस्टम कहते हैं। मतलब एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के जरिए कुछ ऑब्लिगेशंस किसानों के ऊपर चढ़ा देना कि आपको ये जमीन दी जा रही है, आप लैंडलेस लेबर हैं, लैंडलेस किसान हैं, आपको ये जमीन दी जा रही है लीज पर कुछ वर्षों के लिए,
आप इस पे खेती करिए और आपका टैक्स रेट इतना होगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, उसको पट्टा बोला जा रहा है। इसके बाद परगाना लेवल। परगाना क्या है? फिर से देखिए, ये आपका एम्पायर है, ये प्रोविंसीज में बांटा जाएगा। प्रोविंसीज जो हैं वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बटेंगी। डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपको फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप ऑफ विलेजेस आपको दिखेंगे। तो परगाना जो है ये ग्रुप ऑफ विलेजेस है। यहाँ पर 50-60 गांव का ग्रुप जो है वो परगाना कहलाता है। तो परगाना लेवल पर जो ट्रेजरर होता है, जो उस लेवल पर खजांची होता है, उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है फोटेदार। उसको पोटदार भी कहते हैं, उसको खजानदार भी कहते हैं। अब क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना है, तो शेरशाह सूरी जो थे वो यहाँ पर लैंड असेसमेंट सिस्टम फॉलो करते थे। यानी कि शेरशाह सूरी का मानना था कि एक राजा को अपनी तरफ से खुद की मर्जी के हिसाब से टैक्स रेट डिफाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि लैंड असेसमेंट होना चाहिए। एक किसान की जमीन नापी जानी चाहिए, उसकी जमीन की मिट्टी की क्वालिटी चेक की जानी चाहिए, उस जमीन के आसपास किस तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज है उसे चेक किया जाना चाहिए। ये सारा असेसमेंट करने के बाद एक किसान को बताया जाना चाहिए कि उसको कितना टैक्स देना है। एक कागज पे लिख के बता दो उसे, वो कागज पट्टा कहलाता है। तो अब ये जो पूरा रिपोर्ट बनाया जा रहा है, ये पूरा जो ग्राउंड लेवल पर जाके असेसमेंट किया जा रहा है, ये असेसमेंट एक ऑफिसर के द्वारा किया जाता है और वो ऑफिसर कहलाता है कनुंगो। तो कनुंगो कौन है? जो लैंड असेसमेंट का काम करेगा ग्राउंड लेवल पर जाके। हर कोई कनुंगो नहीं बन सकता। इवन अकबर के टाइम पर भी कनुंगो हुआ करते थे जो लैंड असेसमेंट करते हैं। हर कोई कनुंगो नहीं बन सकता। कनुंगो बनने के कुछ रूल्स हैं। पहले तो ये जो कनुंगो है ये पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होने चाहिए, पहले से किसी ऑफिस का पार्ट होने चाहिए। ठीक है, मुगल्स में भी ऐसा ही था और शेरशाह सूरी के टाइम पर भी यही रूल था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पहले से ही क्लर्शियल पोजीशन पर है मुगल सल्तनत में, अब उसको कनुंगो बनाया जा रहा है उसके करियर रिकॉर्ड के बेस पर, क्योंकि उसका करियर बहुत अच्छा रहा है, वो बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, और उसको कनुंगो बनाया जा रहा है ऐसे एरिया में जिसकी वो अच्छी जानकारी रखता है, मतलब वो वहां का रहने वाला होगा, प्लस वो लैंड ओनर भी है, उसके पास अपनी जमीन भी है। ये कुछ क्राइटेरियाज थे जिसके बेस पर कनुंगो का चयन होता था। और कनुंगो लैंड असेसमेंट करता था, रिपोर्ट रेडी करता था और उसी रिपोर्ट के बेस पर प्रॉपर रेट डिसाइड होता था और किसानों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो कनुंगो इज अ टर्म जो शेरशाह सूरी और आगे अकबर के टाइम पर भी आपको नजर आएगी। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या कहा जा रहा है? परगाना। बहुत सारे परगाना मिलकर क्या बनाएंगे? डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, यानी कि सरकार बनाएंगे या शीख बनाएंगे। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सरकार या शीख्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं खित्ता या विलायत। शेरशाह सूरी के समय में प्रोविंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स पाए गए। 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स का एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप के ऊपर सीधा फिर एम्पायर ही आता था। तो यहाँ खित्ता या विलायत क्या है? पहले एम्पायर आता है, फिर खित्ता या विलायत। खित्ता या विलायत क्या है? ये शीख सरकार या डिस्ट्रिक्ट जो है उसका ग्रुप है। उसके बाद आपके शीख्स आते हैं, शीख्स कह लीजिए, उन्हें सरकार कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए। और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर परगाना आते हैं और परगाना जो है वो 50 से 60-70 गांव का ग्रुप होते हैं। और परगाना के बाद सीधा आपको विलेज देखने को मिलेगा। वहीं शेरशाह सूरी जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर हम यहाँ पर शेरशाह सूरी के मिलिट्री की बात करें, तो शेरशाह सूरी दाग और चेहरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो हमने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी पढ़ा था। दाग का मतलब होता है एक प्रकार का निशान। घोड़े के ऊपर उसकी क्वालिटी के बेस पर एक निशान बना दिया जाता है, एक निशान दाग दिया जाता है जो उस घोड़े की नस्ल
उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी दे। तो क्वालिटी वाले ब्रांडेड हॉर्सेस का इस्तेमाल शेरशाह सूरी करते थे। चेहरा सिस्टम, इस चेहरा सिस्टम को हुलिया सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव रोल होता है। मतलब एक सिपाही है, उसका पूरा एक लेखा जोखा, एक पूरा डॉक्यूमेंट, एक पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल यहाँ मेंटेन किया जा रहा है कि वो कौन है, वो कहाँ से है, वो क्या करता है, वो इन्फेंट्री का पार्ट है या आर्टिलरी का पार्ट है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या उसे घोड़ा चलाना आता है। ऐसे करके पूरा डिस्क्रिप्शन एक एक सिपाही का मेंटेन किया जाता था और इसी डिस्क्रिप्शन को चेहरा या हुलिया बोलते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी है, शेरशाह सूरी के समय भी है और आगे चलकर अकबर के टाइम पर भी आपको नजर आएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यू रही, चेंज नहीं हुआ उसमें। तो अकबर के समय में भी लैंड असेसमेंट सिस्टम है, अकबर के टाइम पर भी दाग सिस्टम है, चेहरा या हुलिया सिस्टम था मिलिट्री। तो शेरशाह सूरी का पीरियड मतलब सुर डायनेस्टी जो है उसका पीरियड 1555 तक रहा। उसके बाद वापस से मुगल आए, हुमायूं आए, हुमायूं की सेम ईयर डेथ हो गई और हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। तो अब हम अकबर के पीरियड से जुड़े हुए कुछ शब्दों को देखेंगे, कुछ वर्ड्स को देखेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर ये मुगल एम्पायर है, इस मुगल एम्पायर को प्रोविंस में बांटा जा रहा है। शेरशाह सूरी के टाइम पे तो प्रोविंस जैसा हमने कुछ नहीं देखा, हमने डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप देखे, विलायत, खित्ता। पर यहाँ पर अकबर ने अपने एम्पायर को प्रोविंस में बांटा है और इन प्रोविंसीज को सूबा कहा जा रहा है और इन प्रोविंस का जो हेड है उसे सूबेदार कहा जा रहा है। ये प्रोविंसीज अब आगे डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हैं। अब आप इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। आप इन्हें सरकार कह सकते हो, आप इन्हें शीख कह सकते हो, या फिर आप यहाँ इनको सिंपली डिस्ट्रिक्ट बोल लो, है एक ही। उसके बाद फिर परगाना आता है, फिर आपके गांव आते हैं, विलेज। तो सूबा, सूबा इज अ टर्म जो अकबर के समय में प्रोविंस के लिए यूज हो रहा है। 12 प्रोविंस में अकबर ने अपने एम्पायर को बांटा था। अब यहाँ पर कुछ मंत्री हैं, जैसे दीवान। दीवान शब्द हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दीवान का मतलब होता है फाइनेंशियल मिनिस्टर। मीर बख्शी का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर, अकबर की आर्मी का मिलिट्री कमांडर। अकबर ने एक सिस्टम लाया था जिसे हम मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। इसे बहुत डिटेल में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन इस शब्द के ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर जो शब्द है मनसब, इस मनसब शब्द का मतलब होता है रैंक। तो मनसबदार का मतलब हुआ रैंक होल्डर। अकबर ने अपने अंडर जितने भी मंत्री थे उन सभी को रैंक दी और अब उनकी रैंक ही उनकी सैलरी भी डिसाइड करेगी। लेकिन उनकी रैंक उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रही है कि उन्हें अपनी रैंक के हिसाब से एक छोटी आर्मी यूनिट मेंटेन करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की रैंक है 5000, तो 5000 रैंक के हिसाब से 5000 रैंक होल्डर्स जो होते थे उन्हें अकबर 30,000 रुपए सैलरी देते थे मंथली। लेकिन 5000 रैंक होल्डर जो है, 5000 रैंक होल्ड करने वाला जो मनसबदार है, उसको इस रैंक के अकॉर्डिंग एक आर्मी यूनिट भी अपने लेवल पर मेंटेन करनी है और ये हर मनसबदार को करनी पड़ती थी। तो मनसबदारी सिस्टम इसी से जुड़ा है, कैसे मिनिस्टर्स को रैंक्स दी जा रही है और ये जो रैंक्स है, इन रैंक्स के बेस पर ये मनसबदार आर्मी यूनिट मेंटेन करते हैं और इन्हें सैलरी भी मिलती है। अगेन मैं कह रही हूँ ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इस सीरीज में हम टर्म्स पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज मनसबदारी सिस्टम, मनसबदार, मनसब, राइट। अब यहाँ पे जब हम मनसब की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, तो एक्चुअल में आपको दो प्रकार की रैंक मिलेगी। एक है जत
और एक है सवार। रैंक दो टाइप की है। हर एक मिनिस्टर के पास दो रैंक्स थी, एक कहलाती है जत और दूसरी सवार। इसका क्या मतलब हुआ? जत का मतलब हुआ उस मिनिस्टर की अपनी पर्सनल रैंक, जिसके बेस पर उसकी सैलरी डिसाइड होगी। लेकिन सवार जो है, इसका मतलब हुआ कि वो मिनिस्टर कितने घुड़सवार सैनिक, कितने घुड़सवार सैनिक यानी कितनी कैवलरी मेंटेन कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमेशा जत और सवार जो है वो इक्वल नहीं होते थे। काफी बार ऐसा होता था कि जत 5000 है, 5000 रैंक है, उसके हिसाब से सैलरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सवार जो है, मतलब घुड़सवार सैनिक भी 5000 ही मेंटेन किए जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का रैंक होल्डर होता है। लेकिन अगर जत 5000 है और घुड़सवार सैनिक जो है वो आधे से ज्यादा मेंटेन किए जा रहे हैं, मतलब 2500 से 5000 के बीच मेंटेन किए जा रहे हैं, तो ये सेकंड कैटेगरी का रैंक होल्डर है। इसमें जत और सवार बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। जत अलग है और सवार वाली रैंक अलग है। तो हर मिनिस्टर के पास दो रैंक देखी गई। ऐसा भी है कि 5000 रैंक है, लेकिन हाफ हाफ से भी कम यहाँ पर सैनिक मेंटेन किए जा रहे हैं। ये थर्ड कैटेगरी के रैंक होल्डर्स होते हैं, जो अपनी रैंक के नंबर से आधा से भी कम सैनिक मेंटेन करते हैं। तो मनसबदार मतलब रैंक होल्डर, मनसब मतलब रैंक, लेकिन रैंक भी दो टाइप्स की हैं, एक जत और एक सवार। जत पर्सनल पे बताती है कि उस मनसबदार को कितना पर्सनल पेमेंट मिलेगी, ठीक है, तलब खसा मिलेगी, पर्सनल पेमेंट मिलेगी। और सवार जो है वो ये बताती है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने रैंक के हिसाब से या अपने रैंक के रिस्पेक्ट में कितने सिपाही घुड़सवार सैनिक मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये जो सेना का दल है, ये जो आर्मी यूनिट है, ये जो कंटिंजेंट है, जो इन मनसबदारों को मेंटेन करना होता था, इन्हें तबीनान कहते हैं। तो एक और शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जहांगीर के समय में क्या हुआ? जहांगीर के समय में यहाँ पर एक नया सिस्टम आया। जहांगीर के समय में सिस्टम आया दू असफ सिंह असफ सिस्टम। दू असफ सिंह असफ क्या है? कुछ मनसबदारों को यहाँ पर मौका दिया गया कि वो अपनी रैंक जो है उसको बिना चेंज किए सवार की गिनती बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर मेरी 5000 रैंक है तो मैं घुड़सवार सैनिक 7000 भी मेंटेन कर सकती हूँ बिना रैंक बदले। ये कैसे किया जा सकता है? घोड़ों की मात्रा बढ़ाकर। जैसे मान लीजिए ये एक घुड़सवार सैनिक है, ये सिपाही है घुड़सवार, तो ये सिपाही है, तो इस सिपाही के लिए एक घोड़ा भी मेंटेन करना पड़ेगा, एक हॉर्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। दू असफ, अस्फ, अश्व मतलब घोड़ा। एक सिपाही के लिए एक घोड़ा मेंटेन किया जा रहा था अब तक, लेकिन अब जहांगीर कह रहे हैं कि एक सिपाही के लिए दो घोड़े मेंटेन किए जाए। और सिंह असफ में क्या होता है? एक सिपाही के लिए 3 घोड़े मेंटेन किए जाते हैं। मतलब आप ये देख सकते हो कि रैंक उतनी ही है, लेकिन सवार की गिनती बढ़ रही है। एक सवार के लिए घोड़े जितने मेंटेन किए जा रहे हैं उसकी गिनती बढ़ रही है। मतलब बिना जत को बढ़ाए यहाँ पर जो सिलेक्टेड मंत्री हैं वो आर्मी यूनिट का जो कोटा है, ट्रूपर्स जो है उसकी गिनती बढ़ा सकते थे इसकी मदद से। ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि मान लीजिए एक सिपाही एक घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़ रहा है और वो घोड़ा थक जाए, तो उसकी जगह उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा घोड़ा मौजूद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ चेंजेस थे जो जहांगीर के टाइम पर किए गए थे। क्लियर? अगला जो शब्द है वो है जामा। जामा शब्द जो है उसका मतलब होता है इनकम या फिर सैलरी। औरंगजेब के समय में इसी मनसबदारी सिस्टम में एक और एडिशनल रैंक लाई गई जिसे हम मशरूत कहते हैं। मशरूत का मतलब होता है कंडीशनल रैंक।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे जहांगीर जो है वो ट्रूपर्स की गिनती कैसे बढ़ा रहे थे, सिपाहियों को बढ़ाकर नहीं, घोड़ों को बढ़ाकर। औरंगजेब कह रहे हैं कि वो भी यहाँ पर कुछ मनसबदारों में कुछ लोगों का सिलेक्शन करेंगे जो कि क्या कर सकते हैं, अपनी रैंक सेम रख के सिपाहियों की गिनती बढ़ा सकते हैं, ज्यादा सिपाही मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई वहां पर ये किया जा सकता है। औरंगजेब को बहुत सेना की आवश्यकता है, तो ये मशरूत क्या है, कंडीशनल रैंक है, सिचुएशनल है ये मशरूत रैंक हर मनसबदार को नहीं मिलती, सिलेक्टेड मनसबदार्स को मिलती है, और सिचुएशन या कंडीशन के बेस पर शॉर्ट पीरियड के लिए वो अपनी जत यानी कि अपनी जो पर्सनल रैंक है उससे ज्यादा नंबर के सवार मेंटेन कर सकते हैं। औरंगजेब के टाइम पर है ना बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। औरंगजेब कंटिन्यूअसली युद्ध लड़ रहा था, फाइट कर रहा था। तो औरंगजेब ने कई मायनों में, कई दिशाओं में, कई जगहों पर क्या किया है, कॉस्ट कटिंग की है। तो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर जानवरों को, घोड़ों को जो भी फॉडर होता था, जो भी चारा दिया जाता था, वो स्टेट की तरफ से दिया जाता था। औरंगजेब ने वहां कॉस्ट कटिंग की। और जब इस जानकारी को हम पढ़ रहे थे तो वहां एक और नया वर्ड मुझे मिला जो है खुराके दवाब। खुराक, खुराक वर्ड आप देखते हैं काफी कॉमन शब्द नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, भोजन होता है इसका मतलब फूड। तो खुराके दवाब का मतलब होता है फॉडर यानी चारा, भोजन किसके लिए, जानवरों के लिए। तो औरंगजेब ने यहाँ कॉस्ट कटिंग कर दी थी कि अब से स्टेट जो है वो फूड प्रोवाइड नहीं करेगा जानवरों को, अपनी आर्मी में जो जानवर है उनको। इसी तरह से औरंगजेब ने जगह जगह अलग अलग चीजों पर पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर दिया। रूल्स ब्रेक कर रहे हो पेनल्टी दो, ऐसा करके। तो पेनल्टी या फाइन के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो है जारिमाना। ये भी औरंगजेब के समय का ही है। मंत्रियों की बात कर रहे थे, एक और मंत्री आ रहे हैं, मीर समन। ये रॉयल हाउस होल्ड के इंचार्ज होते हैं। महल में कौन लोग रहेंगे, दास दासियों की सैलरी देना, महल के पैलेस गार्ड्स को मेंटेन करना, महल में खाना कब बनेगा, कितना बनेगा, लॉजिस्टिक्स, सारा मीर समन के अंडर होता है। ओके, तो रॉयल हाउस होल्ड के इंचार्ज हैं ये। अगला शब्द आता है मुतलबा। मुतलबा का इन जनरल मतलब होता है डिमांड या किसी प्रकार का क्लेम या किसी तरह की मांग। ये टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर मुगल रूलर्स जो टैक्स मांगते थे, जो डिमांड करते थे, वो काफी बार सेस टैक्स या एडिशनल टैक्स, उनके लिए मुतलबा शब्द यूज होता था। फिर है खानजादा। खानजादा शब्द का मतलब होता है कोई जो नोबिलिटी क्लास में या रॉयल फैमिली में जन्मा हो। ठीक है, मोस्टली मनसबदार जो होते थे, मंत्री, नोबिलिटी क्लास, उनके बच्चों को खानजादा कहा जाता था। और इनको हमेशा रॉयल पोस्ट जो है उन्हें देने में, रिक्रूट करने में फेवर भी किया जाता था। रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको हासिल या पैबाकी कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द है अल तमघा। इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें अकबर के समय की पॉलिटी को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं अकबर के टाइम की बात करूं या अकबर के एक तरीके से अकबर के अंडर आने वाली टेरिटरीज के बारे में बात करूं, तो अकबर का मैप जो है वो काफी बड़ा है। लेकिन हमें ये भी बहुत जरूरी है जानना कि ये जो मैप में आने वाली सारी टेरिटरी है, ये अकबर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी। पर्टिकुलरली राजस्थान वाला एरिया, क्योंकि राजस्थान में राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे। राजपूत रूलर्स अकबर को सबमिट कर चुके थे और वो यहाँ पर अकबर की सुजरेनिटी के अंडर अपना रूल कंटिन्यू कर रहे थे, यानी कि अकबर के अधीन रहकर
अपने राजपूत स्टेट्स पर रूल कंटिन्यू कर रहे थे। तो उनकी जो टेरिटरी है राजपूत रूलर्स की अंडर द सुजरेनिटी ऑफ मुगल्स, उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो किंगडम है जिस पर वो रूल करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है वतन जागीर। वतन जागीर ट्रांसफरेबल नहीं होती, जैसे जागीर होती है ना, जागीर वर्ड आप देखते हो, जागीर क्या है, टैक्सेबल लैंड होती है, जागीरदार को दे दी, टैक्स कलेक्टर को दे दी, जागीरदार टाइम पर टैक्स दे रहा है कलेक्ट करके जागीर से, सही काम चल रहा है। लेकिन अगर राजा चाहे तो ये जागीर लैंड इस जागीरदार से वापस लेकर किसी दूसरे टैक्स कलेक्टर को दे सकते हैं। तो जागीरदार ट्रांसफरेबल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वतन जागीर्स, जागीर एक्टिंग एज वतन्स, किंगडम्स, तो ये लैंड्स ट्रांसफरेबल नहीं होती है, ये हमेशा राजपूत रूलर्स के अंडर ही होंगी, राजपूत रूलर्स के द्वारा ही रूल की जाएंगी। तो ये अल तमगा क्या है, कुछ मंत्री मुगल्स के कोर्ट में ऐसे होते थे जिनको मुगल टेरिटरीज में से कुछ पीस ऑफ लैंड दी जाती थी, और वो जो पीस ऑफ लैंड्स हैं उनको वतन जागीर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। यानी कि ये जो जमीन के टुकड़े मंत्रियों को दिए जा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड मंत्रियों को दिए जा रहे हैं, ये जमीन के टुकड़े ट्रांसफरेबल नहीं है, उनसे छीने नहीं जा सकते, उनके ऊपर उस मंत्री के हेरिडिटरी राइट्स हैं। ऐसी लैंड को अल तमगा कहा जा रहा है। आई होप ये वर्ड आपको क्लियरली समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और नए शब्दों की तरफ। अब हम अकबर के समय के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। शेरशाह सूरी की ही तरह अकबर का भी ये मानना था कि हमें अगर किसी भी प्रकार का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाना है तो वो असेसमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। लैंड का मेजरमेंट, मिट्टी की क्वालिटी चेक करना, लोकल मार्केट्स में क्रॉप्स का प्राइस क्या चल रहा है, बारिश कैसी हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं किसानों के पास, इन सारी चीजों के बेस पर ही टैक्स रेट बताया जाना चाहिए। तो ये जो असेसमेंट सिस्टम होता है, इसी असेसमेंट सिस्टम को हम जब्ती सिस्टम कहते हैं। जब्ती में ये जो जब्त शब्द है इसका मतलब होता है असेसमेंट। ये जब्ती सिस्टम राजा तोदरमल का डिजाइन है, उनका कंसेप्शन है ये। राजा तोदरमल कौन है? राजा तोदरमल अकबर के कोर्ट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जब्ती सिस्टम बनाया, इसी वजह से इसको राजा तोदरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। तो जब्ती सिस्टम इज असेसमेंट सिस्टम कि हमें हर साल लैंड असेसमेंट करना चाहिए और उसके बेस पर टैक्स रेट बताना चाहिए किसानों को। अब लैंड असेसमेंट करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या चाहिए? आपको कानूनगो चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो कि असेसमेंट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। पर इस कानूनगो को किसान की जमीन नापने के लिए एक रॉड की जरूरत है, मेजरमेंट रॉड। और ये जो मेजरिंग रॉड होती है जो बैम्बू से बनी होती है, इसको हम जरीब या तनब कहते हैं, जिसकी सहायता से कानूनगो जो है वो असेसमेंट करता है, लैंड मेजरमेंट करता है। फिर कानूनगो रिपोर्ट बनाता है, उसने रिपोर्ट बना ली, ये पूरी रिपोर्ट जो है ये तैयार है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है हमारी, ये पूरा का पूरा मेजरमेंट रिकॉर्ड जो है, ये सारा सिहाई जबीता कहलाता है। अब कोई होना चाहिए जो कि इस रिपोर्ट को पढ़े, ये मेजरमेंट के पूरे रिकॉर्ड को स्टडी करे और इसके बेस पर टैक्स कलेक्ट करे। तो वो कौन है जो इस रिपोर्ट को चेक करता है और इस रिपोर्ट के बेस पर टैक्स कलेक्शन करता है? उसको हम कहते हैं करोरी। इस तरह से आप करोरी देखोगे। तो ये टर्म्स कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे, एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब अगर लैंड असेसमेंट करना है तो इतनी बड़ी जमीन जो है उसको असेस करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा, यानी असेसमेंट सर्कल्स में बांटना पड़ेगा। जैसे पूरा यूपी है,
उत्तर प्रदेश, उसका लैंड असेसमेंट करना है, तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटना पड़ेगा। छोटे-छोटे पार्ट्स में असेसमेंट होगा। उन छोटे असेसमेंट यूनिट्स को, असेसमेंट सर्कल्स को दस्तूर कहा जा रहा है। ठीक है? असेसमेंट सर्कल्स। इतना बड़ा एरिया था, इसके छोटे-छोटे यूनिट बना दिए, हर यूनिट का असेसमेंट करेंगे। उसको यहाँ दस्तूर कह रहे हैं। उसमें आने वाली ज़मीन को दस्तूर कह रहे हैं। असेसमेंट किया गया, पता लगाया गया कि इस दस्तूर के अंदर कितनी खेती होती है और उस खेती के बेस पर ये जितना भी प्रोडक्शन होता है, इस प्रोडक्शन को कन्वर्ट किया गया अमाउंट में, मतलब कैश में। मतलब मान लीजिए ये एक दस्तूर है, ये एक असेसमेंट सर्कल है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज खेती होती है 2000 केजी, 2000 केजी ऑफ ग्रेन्स ये दस्तूर प्रोड्यूस कर पाता है। अब 2000 केजी ऑफ ग्रेन्स जो है उसको मार्केट में बेचने से कितना अमाउंट बनता है, ठीक है, जैसे 1000 रुपए बनता है, तो यहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि ये जो दस्तूर है यहाँ से 1000 रुपए कलेक्ट हो सकते हैं। इस 1000 रुपए का कितना परसेंट किसान को देना है, वो टैक्स रेट होगा। मतलब मुगल्स जो थे ना, वो इन काइंड टैक्स प्रेफर नहीं करते थे, वो इन कैश टैक्स प्रेफर करते थे। इसीलिए वो रेट भी कैश में बताते थे। वो ये नहीं कहते थे कि 2000 केजी का जो ग्रेन्स है उसका 1/3 हमें दे दीजिए, नहीं। वो यहाँ पर टैक्स को भी हमेशा कैश में बताएंगे कि आपको कैश में कितना टैक्स देना है। ठीक है, तो ये जो दस्तूर पे प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को कैश में कन्वर्ट करना, कि इसमें कैश में इसकी वैल्यू कितनी है, इस कन्वर्जन को दस्तूर उल अमल कहते हैं। लेकिन क्या अकबर हमेशा कैश में ही टैक्स कलेक्ट करता था? ऐसा नहीं है। काफी बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती थी, जैसे फसल नष्ट हो गई, फसल खराब हो गई है, तो यहाँ किसानों के पास एक ऑप्शन होता था बटाई का, कि वो बटाई सिस्टम का यूज करके भी टैक्स दे सकते हैं। जितनी भी फसल अब बची है उसमें यहाँ पर स्टेट के बीच में, राजा के बीच में और किसान के बीच में कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में फसल को बांट लिया जाएगा। तो ये बटाई सिस्टम जो है, फसल नष्ट हो जाने पर, खराब हो जाने पर, ऐसी सिचुएशन में ये बटाई सिस्टम यूज होता था और इसमें इन काइंड टैक्स कलेक्ट होता था, ग्रेन्स के रूप में टैक्स कलेक्ट होता था। बटाई सिस्टम के भी प्रकार हैं, जैसे कि खेत बटाई। खेत बटाई क्या होता है? फसल उगने से पहले, मतलब किसान ने यहाँ पर बीज डाल दिए हैं पूरे फील्ड में, तो अब गवर्नमेंट जो है उसका कोई ऑफिसर आएगा, वो बोलेगा ठीक है, इस पूरी जो खेत है, ये जो पूरा फील्ड है, इसका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो भी फसल उगेगी वो गवर्नमेंट की होगी। यानी कि सीड सो करने के बाद फील्ड को बांट लिया गया, खेत को बांट लिया गया, डिवाइड कर लिया गया कि इतना हिस्सा स्टेट का होगा, बाकी का जो खेती होगा, बाकी के एरिया में जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो तुम्हारा है, ऐसे फार्मर को बोल दिया। ये खेत बटाई होता है। ठीक है, फिर आता है लांग बटाई। लांग बटाई का मतलब क्या होता है? जब फसल उग जाती है, या तो आप खेत बटाई ऑप्शन फॉलो कर सकते हो या लांग बटाई। फसल उग गई है, ठीक है, क्रॉप्स आपने काट लिए हैं, फसल आपने कट कर लिया है और अब फसल जो है उसके स्टैक्स लगा दिए हैं, गट्ठर बांध दिए हैं, ऐसे करके ये आपकी फसल है और इसके ऐसे स्टैक्स बना दिए हैं, उनको बांध के रख दिया है खेत के अंदर। और अब हम उन स्टैक्स को बांट रहे हैं। मान लीजिए टोटल 50 स्टैक्स रेडी हुए, 50 गट्ठर तैयार हुए, तो यहाँ सरकार बोलेगी 20 हमें दे दो और 30 तुम अपने पास रख लो। दिस इज लांग बटाई। ठीक है, फिर आता है रास बटाई। इसमें क्या होता है? इसमें ये गट्ठर नहीं होते, ये जो क्रॉप है इसका थ्रेशिंग होता है, हस्क जो होता है वो अलग किया जाता है और ग्रेन्स, अनाज, इसे बांटा जाता है। फिर ये रास बटाई है। तो बटाई के भी टाइप्स हैं।
और बटाई का इस्तेमाल फसल नष्ट होने पर आप होता हुआ देखोगे, राइट। ये बटाई सिस्टम जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, घाला बख्शी। इस सिस्टम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड असेसमेंट की। तो लैंड असेसमेंट सिस्टम में एक टाइप है दहसाल। दह का मतलब 10 हुआ, साल का मतलब ईयर्स। जब टैक्स रेट बताते समय लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है तो उसे दहसाल सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपको टैक्स रेट बताना है, तो मैंने पूछा लास्ट ईयर कितनी खेती हुई थी, आप बोलोगे 20 kg, ठीक है। तो 20 kg के बेस पर मैंने आपको रेट बता दिया, दैट इज जब्ती, नॉर्मल नॉर्मल लैंड असेसमेंट सिस्टम। पर अगर मैं इस ईयर में टैक्स रेट बताने के लिए लास्ट 10 ईयर्स में आपने कितनी खेती की है उसके एवरेज को कंसिडर कर रही हूँ, लास्ट 10 ईयर्स में आपकी खेती में क्या उतार चढ़ाव आए हैं उसे कंसिडर कर रही हूँ, तो इस सिस्टम को हम दहसाल सिस्टम बोलेंगे। 10 ईयर्स का एवरेज प्रोड्यूस कंसिडर करके क्रॉप रेट या कैश में जो भी टैक्स है वो बताना इज दहसाल सिस्टम। ये भी लैंड असेसमेंट सिस्टम है। तो दहसाल सिस्टम में और जब्ती सिस्टम में, जब्ती तो इन जनरल लैंड असेसमेंट सिस्टम है, लेकिन उसका एक प्रकार दहसाल सिस्टम आप देख सकते हो। ये सिस्टम्स मोस्टली फर्टाइल एरियाज में लागू होते थे, लेकिन अब पूरा एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर है, इतने बड़े एम्पायर में हर जगह असेसमेंट करके फिर टैक्स रेट बताना काफ़ी काफ़ी बोरिंग प्रोसेस है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो सिर्फ फर्टाइल एरियाज में ही इतना अच्छे से असेसमेंट करके टैक्स रेट बताए जाते थे। दूसरे जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरियाज नहीं हैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जाके इतना डिटेल मैनर में असेसमेंट नहीं होता था। उन एरियाज में किसानों से ही सवाल जवाब करके, मतलब कानून को जाके रिपोर्ट नहीं बना रहा है वहाँ, वो सिर्फ जाके यहाँ पे किसान से पूछ लेता है कि तुम कितनी खेती कर लेते हो, अच्छा इतना टैक्स दे दोगे, बोलेगा हाँ हाँ दे देंगे। तो कानून को खुद से मेजरमेंट नहीं कर रहा है लैंड का, खुद से मिट्टी की क्वालिटी चेक नहीं कर रहा, खुद से इरिगेशन फैसिलिटीज चेक नहीं कर रहा, वो सिर्फ किसान से पूछ रहा है वर्बली और उस बेस पर उसको टैक्स रेट बता देता है। ऐसा सिस्टम जो होता है उसको हम नसक सिस्टम कहते हैं, या कनकुट सिस्टम कहते हैं, या दानबंदी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली नॉट सो फर्टाइल एरियाज में इन ऐसे ही यूज हो जाया करता था। अब जब हम यहाँ पे फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, लैंड की फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनसे हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लैंड की फर्टिलिटी के बेस पर कुछ वर्ड्स हैं जो मुगल्स के पीरियड से कनेक्टेड हैं, उसे हम थोड़ा यहाँ जानेंगे। एक ऐसी लैंड जिसे पूरे साल खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अगले साल भी किया जा सकता है, मतलब आप एवरी ईयर उस पर खेती कर सकते हो, वो इतनी फर्टाइल है। उस पर एक बार खेती करते हो तो वो अपनी फर्टिलिटी को बहुत जल्दी रीगेन कर लेती है। ऐसी जो लैंड होती है उसको हम पोलज कहते हैं। बट ऐसी भी ज़मीनें होती है जिसमें एक बार खेती करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको उसे फ्री छोड़ना पड़ेगा, फिर थर्ड ईयर आपको खेती करनी पड़ेगी, फिर आपको उसके बाद सक्सेसिव ईयर फ्री छोड़ना होगा, यानी विदाउट एनी प्रोडक्शन, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। ऐसी जो लैंड होती है उसको हम परती बोलते हैं, ठीक है। 1-1.5 साल आपको फ्री छोड़ना पड़ता है। अब ऐसा मत कर लेना कि एकदम लिख ही लो कि 1 साल का गैप ही होता है, नहीं। कॉमन 1-1.5 साल का गैप आपको सक्सेसिव प्रोडक्शंस के बीच में रखना पड़ता है। परती के बाद नेक्स्ट आती है छच्छर। छच्छर में ये जो गैप है ये थोड़ा बढ़ जाता है, ये 2 से 3 साल का हो जाता है। और बंजर जमीन जो होती है उसमें तो एक बार खेती करने के बाद
5 से 7 साल तक उस ज़मीन को ऐसे ही फ्री छोड़ना पड़ता है, 10 साल भी छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इनफर्टाइल होती है। तो ये पोलज, परती, छच्छर, बंजर ये लैंड के टाइप्स हैं और ये फर्टिलिटी पर बेस्ड है। ओके? हमें याद है कि हमने दिल्ली सल्तनत में एक मेजरिंग यूनिट पढ़ी थी, गजाए सिकंदरी। अकबर के समय में गजाए सिकंदरी जो है उसको रिप्लेस किया गया इलाही गज से या गजे इलाही से। ये अकबर के समय की मेजरिंग यूनिट है। फिर आता है एक टर्म बीघा। बीघा एक यूनिट ऑफ लैंड को कहा जा रहा है। 2 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन ऐसे। कश्मीर में तो एक अलग ही सिस्टम चलता था टैक्स का, खरवार सिस्टम। खरवार सिस्टम क्या है? आपने फसल उगाई, अब यहाँ पर जो एज है डोंकी का एक प्रकार, डोंकी, ठीक है, उसके ऊपर उस फसल को लाद दिया गया, ऐसे करके उसके ऊपर उसको लाद दिया गया। तो यहाँ पे डोंकी के ऊपर जो फसल लादी गई है उसके उसका प्राइस फिक्स किया जाता है। एज लोड जो है एज लोड जो है उसके बेसिस पर रेट फिक्स होता है। मतलब एक डोंकी है, उसके ऊपर जो फसल लादी हुई है 7 रुपए हो गए, 2 डोंकीज हैं तो 14 रुपए हो गए, ऐसे। ये खरवार सिस्टम आपको कश्मीर वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। जो लोड डोंकी कैरी कर रहा है उसके बेस पर, ठीक है। अब ये कितना भी हो सकता है ना, ये फर्स्ट डोंकी जो है ये 10 kg कैरी कर रहा हो, सेकेंड डोंकी जो है वो शायद 11 kg कैरी कर रहा हो, इट डजेंट मैटर। ये चीज एक यूनिट मानी जाएगी, चाहे वो 10 kg कैरी कर रहा है, चाहे 11, चाहे 12, इसके 7 रुपए ही होंगे और अगले डोंकी के भी 7 रुपए ही होंगे। तो खारवार जो है वो डोंकीज के द्वारा जो लोड कैरी किया जा रहा है उसके बेसिस पर रेट है। ओके, ये कश्मीर वाले रीजन में फॉलो होता था खारवार सिस्टम। मुगल्स के समय में इमरजेंसी सेस, एडिशनल सेस, डाहा सेरी भी कलेक्ट होता था। अब बात आती है अकबर के समय की रिलीजियस पॉलिसीज की। अकबर एक ऐसा राजा था जो कि बहुत हद तक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी रखता था। अकबर के समय में एक आइडिया बहुत प्रमोट होता हुआ नजर आता है, सुलह आय कुल। सुलह आय कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। तो अकबर ने यूनिवर्सल पीस को प्रमोट किया कि यहाँ पे शांति, हमें हार्मनी में रहना है, एक दूसरे की मदद करते हुए रहना है, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट रहना है। ऐसा करने से हम अ, शांति रख पाएंगे, हम पीसफुली लाइफ जी पाएंगे। ये सुलह आय कुल का आइडिया था। इसी तरह से अकबर ने देखा कि जो कुरान है, कुरान के जो वर्सेस हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए एक प्रीचर होता है जो कि कुरान में लिखी हुई बातों को इंटरप्रेट करता है और खुतबे पढ़ता है, ठीक है। अब अकबर ने उसे हटा दिया और खुद को यहाँ पर मजर, मतलब खुद को यहाँ पर इंटरप्रेटर के रूप में अनाउंस कर दिया। तो ये जो अनाउंसमेंट होती है, ये जो डिक्लेरेशन होता है जो राजा के द्वारा किया जाता है उसको मजर कहा जाता है। लेकिन ऐसे ही कोई रैंडम अनाउंसमेंट नहीं, अनाउंसमेंट विच इज कनेक्टेड टू रिलीजन। तो यहाँ पर अकबर जो अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन कर रहे हैं जिसमें वो फतेहपुर सिकरी के प्रीचर को, ठीक है, धर्मशास्त्री को हटा रहे हैं और खुद को यहाँ पर जामा मस्जिद में फतेहपुर सिकरी में एज चीफ इंटरप्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं, इसकी जो अनाउंसमेंट है इसको मजहर कहा जा रहा है। अब वो यहाँ पर खुतबा खुद रीड करेंगे अपने नाम से, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से, खलीफाज के नाम से। पहले इंटरप्रेटर होते थे लेकिन हम इंटरप्रेटर को हटा के वो खुद ही अब इंटरप्रिटेशन करेंगे और अपनी जनता के सामने खुतबा पढ़ेंगे, कुरान के वर्सेस पढ़ेंगे। इसकी जो अनाउंसमेंट थी उसको मजहर कहा गया है।
मुगल्स के समय में, अकबर के टाइम पे भी यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स होते थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो स्पिरिचुअलिटी में लीन होते थे, या बहुत सी विडो महिलाएं, या बहुत से ऐसे रिस्पेक्टफुल लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं है। तो जो स्टेट है यानी जो सरकार है, वो यहाँ पर ऐसे लोगों को सपोर्ट करती थी लैंड ग्रांट्स करके। और इस तरह की लैंड ग्रांट्स जो इन स्कॉलर्स, स्पिरिचुअल पर्स्यू में एंगेज लोग, विडोज, रिस्पेक्टफुल लोगों को दी जाती थी, ऐसी लैंड ग्रांट्स को मददे माश, सयूरगल या शासन कहा जाता है। These are terms for these land grants. अकबर जो थे वो बहुत सारे रिलीजियस थियोलॉजियन से मिलते थे। जैन से भी मुलाकात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट से भी मुलाकात कर रहे हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं वो उन सभी से इंस्पायर होते हैं। और फिर अकबर डिसाइड करते हैं कि मैं अपना खुद का नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करूंगा। इसी नए रिलीजन को तौहीद इलाही कहा गया है। तौहीद इलाही, ये जो रिलीजन है, ये अकबर ने स्टार्ट किया। अब ये ना मिश्रण था, मिक्सचर था। उन्हें अलग अलग दूसरे रिलीजन्स में जो भी आइडियाज सही लगे, अच्छे लगे, वो सब मिक्स करके, वो सब अडॉप्ट करके उन्होंने ये रिलीजन बनाया। जैसे कि तौहीद इलाही में जो प्रोमिनेंट गॉड माने गए वो फायर गॉड माने गए। और इस आइडिया को कहाँ से लाया गया? पारसी से लाया गया। उसके बाद तौहीद इलाही में तिलक लगाना, शिवलिंग की पूजा करना भी शामिल था। तो ऐसे करके अलग अलग रिलीजन के आइडियाज को मिक्स करके ये बनाया गया था। और इस वजह से इसके बहुत सारे फॉलोवर भी नहीं थे, लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें कोई यूनिकनेस नजर नहीं आ रही थी लोगों को। मिश्रण लग रहा था, एक प्रकार की खिचड़ी लग रही थी। तो तौहीद इलाही रिलीजन जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। अकबर भी हुमायूं की तरह यहाँ पर लोगों से मेल जोल, आम जनता से मिलना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि उनकी जो प्रजा है वो अपने राजा के पास आए, उनसे मुलाकात करे, अपने दुख बताए और उनका सल्यूशन लेकर जाए। तो अकबर ने यहाँ झरोखा दर्शन स्टार्ट किया। झरोखा दर्शन मतलब, झरोखा मतलब एक तरह की विंडो होती है जिसपे अकबर सुबह उठकर खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं मतलब, ठीक है, और अपनी प्रजा को अपना दर्शन देते हैं। प्रजा के लोग खिड़की के बाहर आते हैं अपने दुख कष्ट लेकर, और उन सबको अकबर रिजॉल्व करते हैं। राइट। नाउ देयर आर सम अदर टर्म्स एज वेल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, जैसे तहवीलदार। ये आपको मीर समन के अंडर दिखेगा, पैलेस के अंदर, जो कि हाउस होल्ड यानी पैलेस से जुड़ा हुआ जो भी कैश वगैरह है उसको रखता है, संभालता है। अब हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा सूबा, उसमें हमने देखी सरकार, उसमें हमने देखा परगाना, और ये जो महल शब्द है ये गांव के लिए यूज होता है। तो ऐसा देखा गया कि शाहजहां के समय में एक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पर आ गई, चकला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चकला एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मुगल्स के समय में कौन से राजा के अंडर नजर आती है? तो शाहजहां के समय में ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, यानी कि कुछ गांव मिलकर चकला बनाते हैं, चकलाज मिलकर परगाना बनाते हैं, परगाना मिलकर डिस्ट्रिक्ट यानी सरकार बनाते हैं, और सरकार मिलकर प्रोविंस यानी सूबा बनाते हैं, और सभी सूबे मिलकर पूरा एम्पायर बनाते हैं। शेरशाह सूरी के समय में हमने डाक चौकियां पढ़ी। हॉर्सेस रीले रेस कर रहे हैं, पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। मुगल्स के टाइम पर भी आपको इस तरह के पोस्टल रनर्स मिलेंगे, लेटर को पकड़ के भागने वाले, रीले रेस करने वाले। इन रनर्स को मेवरा कहा जा रहा है। राजा को एम्पायर की पल पल की खबर होनी चाहिए, तो सारी रिपोर्ट लाने का काम कौन करता था? वाक्या नवीस। लेकिन सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाने का काम कौन करता था? स्वानीह निगार। मुगल एम्पायर इतना बड़ा था, दूर दराज के इलाकों के साथ ट्रेड भी करता था, इन्हें इसीलिए पोर्ट्स को मेंटेन करना भी जरूरी है। जो पोर्ट्स होते थे उनके गवर्नर को मुता मुतासदी कहा जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे समुद्र के रखवाले, समुद्र को संभालने वाले
गवर्नर्स के अलावा जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको आमिर उल बहर कहा जा रहा है। सेना की जब हम बात करते हैं तो हमें आर्टिलरी देखने को मिलती है। आर्टिलरी मतलब जिसमें गन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो जो गन्स हैं वो ह्यूमंस कैरी कर रहे हैं तो उस आर्मी यूनिट को नरनाल कहते हैं। नर मतलब मनुष्य, ठीक है, पुरुष। अगर उस आर्टिलरी को, मान लीजिए गोला बारूद वगैरह जो भी है, उसको घोड़े पर, घोड़े की बैक के ऊपर रख के कैरी किया जा रहा है तो उसको हम गजनाल कहते हैं। अगर ऊंट यानी कैमल के बैक पर रख के आर्टिलरी को कैरी किया जा रहा है तो हम उसे सूत्रनाल कहते हैं। दीज आर टर्म्स कनेक्टेड टू आर्टिलरी। हमने पीछे देखा था कि यहाँ पे शेरशाह सूरी जो है वो टैक्स रेट बता देते हैं एक पेपर के ऊपर लिखकर किसानों को। उस पेपर को पट्टा कहते हैं। तो मान लीजिए आप किसान हैं, आपको राजा ने पट्टा दिया, उस पट्टे के ऊपर टैक्स रेट लिखा है कि आपको इतना इतना टैक्स देना है। अब आप बदले में हाँ भी तो कहोगे, एक्नॉलेज भी तो करोगे कि हाँ हाँ आपने जो मुझे कहा है मैं वो टैक्स जरूर दे दूंगा। तो आप भी मुझे बदले में एक लेटर दोगे साइन करके, और उसी को कबूलियत कहा गया है। कबूलियत क्या है? एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट कर लेना कि यस मैं यहाँ पर ये टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर 3 तरह की जमीनें होती हैं टैक्स कलेक्शन के बेस पर। इनाम लैंड वो लैंड्स होती हैं जो टैक्सेबल नहीं होती, जो तोहफे में दी जाती हैं, जहां से टैक्स कलेक्ट ही नहीं होता। जागीर लैंड्स वो लैंड्स होती हैं जहां से टैक्स कलेक्ट होता तो है पर वो कलेक्टेड टैक्स प्रजा के लिए यूज होता है। और जागीर लैंड्स पर कोई टैक्स कलेक्टर भी होगा, जागीरदार जो टैक्स कलेक्शन का काम करेगा और इस सर्विस के लिए अपनी कमीशन भी लेगा। खलीसा लैंड्स जो होती हैं ये भी टैक्सेबल है, लेकिन खलीसा लैंड्स में से इनके ऊपर से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो टैक्स राजा अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करता है। ये खलीसा लैंड्स डायरेक्टली सुल्तान के अंडर होती हैं। यहाँ बीच में कोई टैक्स कलेक्टर नहीं होता। यहाँ से सारा पैसा जो आता है वो राजा खुद पर खर्च करता है, खुद के परिवार पर खर्च करता है, खुद के रहन सहन महल सारी चीजों के मेंटेनेंस पर खर्च करता है। चलिए यहाँ पर 2 और शब्द हैं। वहादत अल वजूद। शाहजहां जो थे उनके समय की रिलीजियस पॉलिसीज की अगर बात करें तो शाहजहां जो हैं उनके समय में उनकी रिलीजियस पॉलिसी को इस शब्द से डिफाइन किया जा सकता है, वहादत अल वजूद। इसका मतलब होता है द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या यूनिटी ऑफ बीइंग। यानी शाहजहां अपने ग्रैंडफादर जो अकबर हैं उनकी ही रिलीजियस पॉलिसीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड शाहजहां सूफीज्म से काफी इंस्पायर्ड हैं। वो यहाँ पर यूनिटी के बारे में बात करते हैं, लोगों के बीच में पीस के बारे में बात करते हैं। शाहजहां जो थे उनको यहाँ पर एक टाइटल भी मिला था इसी तरह की रिलीजियस पॉलिसीज की वजह से, और वो टाइटल था मुजादिद, जिसका मतलब होता है रिनोवेटर ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम को रिनोवेट कर रहा हो, इस्लाम में जो कुछ थोड़ी बहुत मुस्लिम सोसाइटी में लोग कुरीतियां फॉलो कर रहे थे, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे, उनको हटा रहा हो। तो ये भी शाहजहां को टाइटल मिला था। आज के इस सेशन में हमने बहुत सारे शब्दों को सीखा है। इन्हें रिवाइज करने से ही आप इन वर्ड्स को याद रख पाएंगे। मैंने कोशिश ये की कि मैं एक लाइन में किसी भी वर्ड का मीनिंग ना बताऊं, बल्कि उसका थोड़ा डेप्थ भी दूं कि वो शब्द कौन से पीरियड से जुड़ा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी पूरा होता है। आगे इस सीरीज में एक एपिसोड और आएगा जिसमें हम एंशंट और मिडिवल के कुछ बचे हुए शब्दों पर ध्यान देंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने बाकी दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, और कमेंट में बताएं कि इस तरह की सीरीज़ जो हैं वो आपको बेनिफिट दे रही हैं या नहीं, ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें। अनअकैडमी प्लस पर 30 नवंबर यानी कि आज आखिरी दिन है 50% डिस्काउंट अवेल करके सब्सक्रिप्शन लेने का।
आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। रेफरल कोड ARTI1702 आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 50% डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आपको 50% डिस्काउंट पर आप जितने भी समय का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उस पर 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। अगर आप बिगनर हैं, तो आपके लिए 2025 टारगेट करते हुए फाउंडेशन बैच दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो रिविजन बैच रफ्तार भी शुरू हो रहा है। तो ज़रूर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। 4 दिसंबर से फाउंडेशन बैच आ रहा है, प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई स्कॉलरशिप का ज़रिया होना चाहिए, जिससे अनअकैडमी प्लस से जुड़ा जा सके। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बेहतरीन मौका है, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप 4.0। ये फ्री लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, 17 दिसंबर को हो रहा है। यहाँ पर 40 करोड़ के प्राइजेस बांटे जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर 50% टॉप 50% लर्नर्स जो हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। प्लस से टॉप एडुकेटर्स जो हैं, उनके मदद से सिलेबस को कवर करने का मौका मिलेगा। तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? ज़रूर इसका हिस्सा बनिए। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स जो हैं, उनके काउंसलिंग सेशंस को भी आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आपने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसे एनरोल करें। ये एनरोलमेंट पूरा फ्री है, टेस्ट भी पूरी तरह से फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स दी गई हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। And that is it for today. Thank you so much. Take care.